हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपके चैनल पे। और आज जो है हम तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 12 की हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले से एक इंट्रो वीडियो बना रखा है कि हमने सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमारा जो चैप्टर या लेसन फर्स्ट है आज वो शुरू होगा। बेसिकली इसमें जो है इंडिया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत को हम पर्टिकुलर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब वो अधीन आ जाता है, यानी कि ब्रिटिशर्स का कम्प्लीटली कब्जा हो जाता है। और वैरन हेस्टिंग्स जो पहले जो हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वैरन हेस्टिंग, क्योंकि 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। उसके बाद जो है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, जिसके अंडर में बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है और मद्रास की प्रेसिडेंसी, इन दोनों को अंडर रखा जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। इसीलिए इन्हें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या क्या इसमें पढ़ना है, सीखने को मिलेगा। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ठीक है, जो वृद्धि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भारत में। उसके बाद रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने जो एज ए गवर्नर जनरल जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए भारत में, यानी कि सुधार, उन्होंने क्या क्या पहल की भारत में सुधार के तौर पर। रेगुलेटिंग एक्ट उन्हीं की अगुवाई में लागू हुआ। फिर कलकत्ता में पहली बार हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया और एक मदरसा भी इस्टेब्लिश किया गया। चीज़ों को पहली बार जो है एज ए रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया या जो एक प्रोसीजर होता है उसको भी बनाया गया इंडिया में पहली बार। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि प्रोविजन मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, प्रोविजन मेरिट्स क्या है, डिफेक्ट क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, उसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग है, उनकी जो क्षेत्र विस्तार की नीति थी, यानी कि क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी करने का जो उनकी जो पॉलिसी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर, तो इन्हीं के टाइम में जो है पहला मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, और दूसरा जो है सेकेंड मैसूर वॉर इन्हीं के टाइम में होता है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1783, फिर उसके बाद जो है पिट्स का इंडिया एक्ट आता है, जो कानून है 1784 में, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनकी भरपाई की जाएगी पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें नए प्रोविजंस जोड़े जाएंगे और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को एक तरीके से क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। और फाइनली छठवा जो हमारा रहेगा इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स के साथ जो है इम्पीचमेंट का होता है, यानी उन्हें एक तरीके से निष्कासित किया जाएगा या उन्हें पद से हटाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 31 दिसंबर 600, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। रॉयल चार्टर एक इशू किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में इंग्लैंड में। रॉयल चार्टर मतलब कि एक तरीके का कागजी दस्तावेज जिसे समझ सकते हैं। द कंपनी हैड सेंट कैप्टन हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। ठीक है, कंपनी ने किसे भेजा, पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा था मुगल दरबार में, ताकि जाइए वहां पर आप अपना कागज वगैरह या उनसे मांग करिए कि हमें ये छूट दी जाए, ये सारी चीजें। जहांगीर इन 1608 टू सिक्योर परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, और वो सफल भी रहे। 1608 में जो है उन्होंने एक परमिशन जो है उन्होंने सिक्योर कर लिया फैक्ट्री बनाने के लिए। फैक्ट्री से मतलब समझते हैं, फैक्ट्री का मतलब है गोदाम से भी समझ सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ गुड्स एट सूरत। 1608 में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली। इट वाज टर्न डाउन इनिशियली, और फिर उसके बाद जो है वो बंद भी कर दी गई। हाउएवर इन 1613 में जहांगीर इशूड द फरमान परमिटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। और जहांगीर ने फिर एक फरमान के माध्यम से उन्हें आदेश दिया कि वो जो है एक पहली व्यापार करने की जो फैक्ट्री होती है, ये पोस्ट होती है, वो बना सकते हैं सूरत में। ये किसने फरमान दिया था? 1613 में ये फरमान दिया था जहांगीर ने। सब्सिक्वेंटली सर थॉमस रो, फिर हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो को जो है भेजा गया ट्रेडिंग राइट्स और प्रिविलेजेस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। अकॉर्डिंगली द इंग्लिश सेटअप
बिजनेस सेंटर एट आगरा। और जो इंग्लिश थे, ठीक है, दी इंग्लिश से मतलब याद रखिएगा अंग्रेज से मतलब होता है। तो उन्होंने जो व्यापार का जो केंद्र है उसे आगरा को बनाया, आगरा, अहमदाबाद और बरोज को बनाया, ठीक है, भड़ोज जिसे बोलते हैं, तो बरोज को बनाया। इसको जो है आप जो है आप के नाम से याद रख सकते हैं, छोटी स्ट्रिक लिख लीजिए AAB, ठीक है। तो इससे पता रहेगा ना कि पहली बार उन्होंने बिजनेस सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश किए थे। आगे है स्लोली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीड इन एक्सपैंडिंग इट्स एरिया। शुरुआत में क्या हुआ, धीमे धीमे जो है अपने वो व्यापार का क्षेत्र बढ़ा रहे थे अंग्रेज लोग। 1639 में जो है जो फ्रांसिस डे हैं उन्होंने स्थापना की एक शहर की जिसका नाम मद्रास है, वर्तमान में जिसे चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं, और चेन्नई राजधानी है किस राज्य की, आप जो है आंसर बॉक्स में जो है कमेंट करके आंसर कर सकते हैं। और फिर कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है उसकी उन्होंने स्थापना की, ये एक भवन है, पहचान है वहां पर। ऑन द वेस्ट कोस्ट, कहां पर इन्होंने बनाया था, पश्चिम तट पे, ठीक है, पश्चिम तट में, दक्षिण में इन्होंने ये बनाया, दक्षिण भारत में। द कंपनी ऑब्टेन्ड बॉम्बे ऑन लीज फ्रॉम द किंग चार्ल्स सेकंड फॉर रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर एनम इन 1668। कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे को ऑब्टेन कर लिया लीज पर, किससे, किंग चार्ल्स से। किंग चार्ल्स से उन्होंने ले लिया और 10 पाउंड उन्होंने देने की बात की पर एनम इन 1668 में ये उन्होंने काम किया था कि उन्होंने जो है बॉम्बे को जो है लीज पे लेने की बात करी थी, कितने पे, 10 पाउंड पे प्रत्येक साल वो चुकाएंगे, किसको, किंग चार्ल्स को। बाय द ईयर 1690, जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर 1690 में जॉब चरनॉक जो है द एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज 3 विलेजेस नेमली सूतानाथी, गोविंदपुर एंड कालीकटा, ठीक है। तो जॉब चरनॉक ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था उसने 3 गांव खरीदे। 3 गांव में कौन से गांव थे, एक था सूतानुती, गोविंदपुर और कलिकता, ठीक है। इन तीनों को एक साथ मिला के उसने कौन सा एक जगह स्टैब्लिश की और उसका नाम था कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा था। इट वॉज फोर्टिफाइड बाई द जॉब चरनॉक, और इसके चारों तरफ जो है किलाबंदी जो की गई जॉब चरनॉक के माध्यम से की गई। हु नेम्ड इट फोर्ट विलियम, और इसका नाम उन्होंने दिया फोर्ट विलियम। देखिए ये नाम आप याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पर है, ये चेन्नई या मद्रास में है, ठीक है, और फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक है। आफ्टर द इंग्लिश किंग, और इंग्लिश किंग जो थे ना उस टाइम राजा थे, उनके नाम पे फोर्ट विलियम उन्होंने नाम रखा विलियम थर्ड के नाम पे। The factories and trading centers which the English established all along the sea coast of India were grouped under 3 presidencies। और जो ये तीनों फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी वो क्या था, तीनों प्रेसिडेंसीज के नाम पे जो है किया गया, और उनका नाम क्या था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, BMC जिसे बोल सकते हैं, BMC से इसे याद रख सकते हैं आप। तो बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता जो है ये तीनों तरफ आप देखिए, जब भारत का आप मैप देखेंगे, ये आप मैप देखिए, यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बॉम्बे है, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका मद्रास है, और ये आपका क्या है, ये कलकत्ता है। देखिए एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है और यही सेंटर बनता है अंग्रेजों का। आगे है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, ठीक है, सिराजुद्दौला के टाइम में जो है ये युद्ध होते हैं 1757 में, और हार जाते हैं अंग्रेजों की पहली जो है बेसिकली जो है पहली युद्ध और विजय मानी जाती है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो है मीर कासिम और जो मुगलों के एक सम्राट और अवध के नवाब के बीच में होता है, और बाद में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को पहली बार जो है पॉलिटिकल पावर बनने का मौका मिलता है इंडिया में। इंडिया वॉज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल टिल 1857, ठीक है, 1858, और 1858 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, रूल करती है। व्हेन इट केम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और 1858 में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि 1858 से पहले तक कौन रूल कर रहा था इंडिया में, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। किसकी आंखों में, मतलब कि किनकी जो है नजरों में मतलब काम कर रहे थे। जैसे कि किसी की अगुवाई में काम करना होता है ना, तो वो ब्रिटिश क्राउन की अगुवाई में काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का जो है पूरा जोर नहीं था।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, फिर धीमे धीमे क्या हुआ, 1858 में एक एक्ट पास किया गया और वहीं से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय नाम से कन्वर्ट करके पूरी की पूरी सत्ता जो है किसे ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिश क्राउन को कर दी गई। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम अंडर द कंपनीज रूल। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पहले गवर्नर रहे हैं फोर्ट विलियम के अंडर द कंपनी रूल, कंपनी के शासक के तौर पे और शासन में। ही वॉज सक्सीडेड बाई वॉलेस एंड कार्टियर। फिर उसके बाद जो है दो और गवर्नर भी आए फोर्ट विलियम के तहत जो है, जिनका नाम था वेल्स्ट और कार्टियर। फिर उसके बाद इन 1772 फिर 1772 में, ठीक है, 1772 में क्या होता है, कानून बनता है पहली बार, और वो कानून होता है रेगुलेटिंग एक्ट का। और उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग को जो है गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बना के भेजा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है जो वारेन हेस्टिंग है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और पूरी ताकत जो है उनमें इन्वॉल्व कर दी जाती है। रिफॉर्म्स ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने जो नए आए फिर वो उन्होंने सुधार वगैरह बहुत सारे किए। व्हेन वारेन हेस्टिंग्स अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल इन 1772, 1772 में जब अपने हाथ में लेते हैं, ही फाउंड इन अटर क्योस। उनको लगता है कि जो पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पे क्या है कि रिश्वतखोरी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिकेम वर्स एंड द डिफिकल्टीज वेयर इंटेंसिफाइड बाय फेमाइन। ठीक है, तो जो वहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था थी कंपनी की, उसके अंदर घूसखोरी, चोरी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे क्या हो गई, एक तरीके से कंपनी जो है मुसीबत में आ गई थी। और उसी टाइम जो है फमाइन भी पड़ गया था, वहां पर सूखा भी पड़ गया था। Therefore, वारेन हेस्टिंग realized the immediate need for introducing reforms। और वारेन हेस्टिंग को लगा कि अगर इसे बचाना है तो बहुत जल्दी हमें सुधार करने की जरूरत है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया एबोलिशन ऑफ द डुअल सिस्टम। उन्होंने जो डायरकी था या डुअल सिस्टम था, उसको द्वैध शासन की जो प्रणाली थी उसको उन्होंने सबसे पहले खत्म कर दिया। द ईस्ट इंडियन कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज दीवान। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है दीवान की तरह बिहेव करने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा दीवान की जो जितने भी काम है वो हम करेंगे, एंड टू अंडरटेक द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इट्स ओन एजेंट। और अपने हाथों से या अपने लोगों के माध्यम से जो है राजस्व को हम इकट्ठा करेंगे। Hence, the dual system introduced by रॉबर्ट क्लाइव was abolished। और ये जो द्वैध शासन की जो प्रणाली थी रॉबर्ट क्लाइव ने जो है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है गवर्नमेंट देखेगी और रेवेन्यू का काम जो है, रेवेन्यू वसूलने का काम है वो हम करेंगे, इसको जो है खत्म कर दिया। और किसने खत्म किया, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ये डुअल सिस्टम याद रखिएगा। डुअल सिस्टम और डायरकी में बहुत कंफ्यूजन होती है। डुअल सिस्टम जो है ये 73 के पास से पहले का मैटर है, और जो डायरकी है वो 1919 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में देखने को मिलेगा आपको। फिर उसने जो है फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए कई काम किए रेवेन्यू के माध्यम से। वारेन हेस्टिंग रिड्यूस नवाब्स अलाउंस ऑफ 32 lakhs of rupees टू हाफ दैट अमाउंट। और उन्होंने जो नवाब को जो पेंशन जो दी जाती थी 32 लाख रुपए की, उसको जो है उन्होंने काट पीट के आधा कर दिया, यानी कि सिर्फ 16 लाख रुपए कर दिया। ही ऑल्सो स्टॉप द एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख गिवन टू द मुगल एम्परर। और जो 26 लाख रुपए की जो पेंशन जो है मुगल शासक को दी जाती थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं वो बड़े फैसले ले रहे थे जिससे कि कम से कम जो है फिजिकल डेफिसिट को जो है रोका जा सके। अब रेवेन्यू रिफॉर्म्स देखते हैं, उसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए। आफ्टर द एबोल्यूशन ऑफ डुअल सिस्टम खत्म करने के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ कंपनी। और अब रेवेन्यू को वसूलने का काम किसके कंधों पे आ गया, कंपनी के काम पे आ गया। फॉर दैट पर्पस ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और उसके बाद जो है एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई कहाँ, कलकत्ता में। तो सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो जितना भी राजस्व वसूला जाएगा उसको सुपरवाइज करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की, ये स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने की। इंग्लिश कलेक्टर्स वेयर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। और पहली बार जो है इंग्लिश कलेक्टर्स की जो है प्रत्येक जिले में जहां पे भी इनका शासन था वहां पर उन्होंने एक जो है स्थापना की, किसकी, इंग्लिश कलेक्टर की। द ट्रेजरी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा एंड अकाउंटेंट जनरल वॉज अपॉइंटेड। और फिर जो खजाना जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे मुर्शिदाबाद से हटा के कैलकाटा में ले आया गया। ठीक है, कैलकाटा में ले आया गया और वहां पर जो है उसका लेखा जोखा और हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट जनरल एक
नियुक्त किया गया। कलकत्ता दस बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1772 और फिर पहली बार जो है कलकत्ता को 1772 में बंगाल की राजधानी बना दी गई। शॉर्टली आफ्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फिर बाद में ब्रिटिश इंडिया के कुछ दिन बाद भी कलकत्ता को राजधानी बना दी गई। और ये राजधानी कब तक बनी रहेगी? जब तक कि 1912 में जब थर्ड दिल्ली दरबार इनॉग्रेट किया जाता है, दिल्ली में एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, तो वहां पर जो है 1911 में दिल्ली को एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है और 1912 में पहली बार जो है दिल्ली को राजधानी बनाई जाती है भारत की। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू formed out the lands by auction for provides of 5 years instead of 1 year in order to find out their real value। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सबसे पहला काम तो यही किया कि जमीन को जो ऑक्शन के थ्रू जो है यानी नीलामी के माध्यम से जो लोगों को एलोकेट किया जाता था ताकि वो उस पर खेती कर सके। पहले क्या किया जाता था कि 1 साल के लिए उस खेत को बांटा जाता था, लेकिन अब जो है उसका ऑक्शन 5 साल के लिए कर दिया गया ताकि उसकी रियल वैल्यू पता चले कि 5 साल खेती करने पे एक्चुअल में क्या मार्जिन बन रहा है या प्रॉफिट कितना बन रहा है, उस चीज को समझने के लिए। द जमींदार्स वेयर गिवन प्रायोरिटी इन ऑक्शंस और इस नीलामी में सबसे प्रमुख जो नाम दिया जाता था या जिन्हें तरजीह दी जाती, प्रायोरिटी दी जाती थी, वो जमींदार थे। हाउएवर सर्टेन गुड्स मेजर्स वेयर टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट, किसानों के, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें की गई। किसानों के फायदे के लिए ज्यादातर चीजों को ध्यान रखा गया। आर्बिट्रेरी केसेस एंड अनरीजनेबल फाइन्स वेयर अबॉलिश्ड, तो जो आर्बिट्रेरी केस थे, जबरदस्ती के जो केस थोपे जा रहे थे, और अनरीजनेबल फाइन्स जो मतलब कि अवैध तरीके के जो फाइन्स वगैरह जो लगाए जाते थे उनको खत्म कर दिया गया। बिसाइड्स रिस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड ऑन द एनहांसमेंट ऑफ रेंट, और उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए गए रेंट को इनहांस करने के लिए। येट द सिस्टम वाज फेलियर, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, समस्या बहुत ज्यादा थी। मैनी जमींदार डिफॉल्टेड एंड द अरियर्स ऑफ रेवेन्यू एक्यूमुलेटेड, और बहुत सारे जो जमींदार थे वो क्या हुआ कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने में और गवर्नमेंट तक पहुंचाने में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनकी जमींदारी छीन के दूसरों को दे दी गई। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, देखिए हम लोगों ने रेवेन्यू सिस्टम पढ़ लिया, किस तरीके के चेंजेस किए गए, क्या क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो हो गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। न्याय प्रणाली में जो सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं उनको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। The judicial system at the time of Warren Hastings ascendancy was a storehouse of abuses। तो जब जुडिशियल सिस्टम जो है वैरन हेस्टिंग के टाइम्स में जो उनको मिली थी उनके विरासत में, वो एक नंबर का जो है स्टोर हाउस अब्यूजेस बन गया था। मतलब ज्यादातर लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। द नवाब हु वॉज हितेरतो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस, नवाब एक तरीके का क्या था, नवाब एक तरीके का एक्स ऑफिशियो था चीफ एडमिनिस्ट्रेटर में जस्टिस में, और वो अपनी शक्तियों का क्या करता था, गलत इस्तेमाल करता था। ऑफन हिज जजमेंट वेयर केयरलेस, और उसके जो फैसले थे वो भी एकदम बुरे थे, मतलब कि केयरलेस थे। द जमींदार who acted as judge at lower levels within their own areas were highly corrupt and prejudiced, और जमींदार जो जज की भूमिका निभाते थे अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट होते थे, हाईली करप्ट होते थे और प्रेजुडाइज होते थे। यानी कि अपर कास्ट को लेके जो है उनके जो मूवमेंट्स होते थे पॉजिटिव होते थे, लोअर कास्ट के लिए वो बहुत बुरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके फैसले देते थे। ऑन द होल द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम करप्शन। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया, वैरन हेस्टिंग के आने से पहले तक इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से जो है एक्सट्रीम था बर्बादी के मामले में, ठीक है, एक्सट्रीम भ्रष्टाचार से जो है एकदम गुथा हुआ था। वैरन हेस्टिंग्स फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम। वैरन हेस्टिंग ने क्या फील किया, नेसेसिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन री जुडिशियल सिस्टम। तो उन्होंने जो है जुडिशियल सिस्टम में सुधार करने की जरूरत को समझा, और ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद द सिविल कोड। अब प्रत्येक जिला जो भी उनके अंडर में था वहां पर एक एक सिविल कोड यानी कि जो नागरिक कोड होते हैं उनकी स्थापना की। तो जो सिविल कोड था वो किसके अंडर में था, कलेक्टर के अंडर में था, यानी कि यहाँ के फैसले जो है कलेक्टर देता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता था। और एक क्रिमिनल कोड की भी स्थापना की गई प्रत्येक जिले में, जिसका कौन होता था, भारतीय जज जो है क्रिमिनल कोड का फैसला देता था। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि सिविल जो कोड्स होते थे
उनके मामलों को हल करने के लिए एक विदेशी कलेक्टर को रखा जाता था। लेकिन जो आपराधिक न्यायालय होते थे, आपराधिक कोर्ट होते थे, उनमें एक इंडियन जज की स्थापना होती थी, इंडियन जज की नियुक्ति होती थी। ऐसा क्यों? इसकी वजह दरअसल यही थी कि इंडियन जज अगर वहां पर है, ठीक है, इंडियन जज अगर वहां पर है तो वो मसले जो है लोकल्स होते थे, उनको यहाँ का उन्हें नॉलेज होता था किस तरीके से चीज़ों की डील करना है। और अभी अंग्रेज जो है अभी नए नए वापस आए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक लोकल लोगों के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो बचना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जज की नियुक्ति की, और जो सिविल कोर्ट होता था, सिविल कोर्ट में ब्रिटिश कलेक्टर की उन्होंने नियुक्ति की। टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू अपीलेट कोर्ट्स, ठीक है, 2 अपीली कोर्ट की भी उन्होंने स्थापना की ताकि जो है मामले को ज्यादा तेजी से सुने जा सके और फैसले दिए जा सके। 1 फॉर सिविल केसेस एंड अनदर फॉर क्रिमिनल केसेस। तो जो अपीली ये कोर्ट थे, एक कोर्ट जो है सिविल केसेस के लिए था, दूसरा कोर्ट जो है क्रिमिनल केसेस के लिए था, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कैलकाटा में हुई थी, ठीक है, कैलकाटा में हुई थी। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील वॉज कॉल्ड सदर दीवानी अदालत। और जो सिविल कोर्ट था जिसमें जो सबसे उच्चतम था, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में जो सबसे उच्चतम था उसे जो है सदर दीवानी अदालत कहा जाता था। विच वॉज टू बी प्रिसाइडेड बाई द गवर्नर एंड 2 जजेस। और वो एक गवर्नर और 2 जजों के माध्यम से यहाँ पर फैसले सुने जाते थे और उन्हें रिक्रूट किया जाता था मेंबर ऑफ काउंसिल की मदद से। सिमिलरली द हाईएस्ट अपीलेट क्रिमिनल कोर्ट वाज नोन एज सदर निजामत अदालत, ठीक है। तो पहला क्या कहलाता था? जो सिविल कोर्ट था हाईएस्ट वाला, उसे सदर दीवानी अदालत बोला जाता था, और जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसे सदर निजामत कोर्ट कहा जाता था या अदालत कहा जाता था। विच वॉज टू फंक्शन अंडर एन इंडियन जज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन काउंसिल। और इसमें जो जज होता था वो इंडियन जज होता था, इंडियन जज होता था, जिसकी नियुक्ति जो है कौन करता था? गवर्नर इन काउंसिल। गवर्नर इन काउंसिल के माध्यम से इसमें नियुक्ति होती थे। एक्सपर्ट्स इन हिंदू एंड मुस्लिम लॉज वेयर प्रोवाइड टू असिस्ट द जज, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट होते थे, हिंदू मुस्लिम लॉ के जानकार होते थे, उनको जो है नियुक्त किया जाता था ताकि वो जजों को असिस्ट कर सके, जो एडिशनल जो हेल्प होती है वो मदद मुहैया करा सके। ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ वाज प्रिपेयर्ड इन संस्कृत बाय लर्न्ड पंडित। और धीमे धीमे जो है कोडिफाई किया जाने लगा किताबों को और हिंदू लॉ बुक्स को। एक डाइजेस्ट भी तैयार की गई, एक मतलब कि हिंदू कानून की एक बुक तैयार की गई संस्कृत में, जो पढ़े लिखे पंडित थे उनके माध्यम से ये तैयार की गई, और इसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया पर्शियन लैंग्वेज में। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट कोड ऑफ हिंदू लॉज वेयर प्रिपेयर्ड बाय हलहेड। और एक जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है कोड ऑफ जो हिंदू कानूनों की जो एक संकलन थी उसको भी तैयार किया गया हलहेड के माध्यम से। अब ट्रेड को देखते हैं। हमने जुडिशियल रीऑर्गेनाइजेशन देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेड रेगुलेशन एंड अदर रिफॉर्म्स, व्यापार से संबंधित जो नियम थे और जो अन्य सुधार थे उनको। तो वैरन हेस्टिंग्स अबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। तो दस्तक यानी कि जो पास एक कागज होता था, एक तरीके के पासेज मिलते थे जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था, उसे वारन हेस्टिंग ने खत्म कर दिए। फ्री पासेज रेगुलेटेड द इंटरनल ट्रेड, और उन्होंने फ्री पासेज का सिस्टम खत्म कर दिया और रेगुलेटेड द इंटरनल ट्रेड, जो आंतरिक व्यापार था उसको पूरी तरीके से रेगुलेट किया गया वारन हेस्टिंग के द्वारा। ही रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टम हाउसेज एंड इन्फोर्स्ड अ यूनिफॉर्म टैरिफ ऑफ 2.5% फॉर इंडियन नॉन इंडियन गुड्स। उन्होंने क्या किया? रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ कस्टम हाउसेस थी उनकी संख्या को घटा दिया। इनफोर्स अ यूनिफॉर्म टैरिफ ऑफ 2.5%, और उन्होंने जो है एक जो यूनिफॉर्म टैरिफ का जो कानून है यानी कि सब के लिए बराबर कर दिया। नॉन इंडियन गुड्स और इंडियन गुड्स के ऊपर जो है एक उन्होंने टैरिफ का मतलब है टैक्स से मतलब है, उन्होंने इम्पोज कर दिया लगभग 2.5% का। प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी सर्वेंट कंटिन्यूड बट विद इन इन्फोर्सेबल लिमिट। प्राइवेट ट्रेड यानी कि जो निजी व्यापार था, कंपनी के अंदर जो काम करने वाले थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, उनको जो है प्राइवेट ट्रेड का मौका तो दिया गया लेकिन इनफोर्सिएबल लिमिट के तहत, यानी कि उनकी एक सीमा थी कि वो इतने से इतना व्यापार कर सकते थे, इससे ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते थे। वीवर्स वेयर गिवन बेटर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी वेयर मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, और जितने भी जुलाहे वगैरह थे जो बुनाई कताई का काम करते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, उन्हें फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई ताकि उनका जो है दशा जो है बेहतर हो सके। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम। उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिस्टम को,
और प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम जो है उन्होंने शुरू किया। ए बैंक वॉज स्टार्टेड इन कैलकाटा, और एक बैंक भी शुरू किया गया कैलकाटा में। ए बैंक वॉज स्टार्टेड इन कैलकाटा। ही इम्प्रूव्ड द पुलिस इन कैलकाटा एंड डेकॉइट्स वेयर सेवरली डेल्ट विद। उन्होंने पुलिस व्यवस्था जो है पहली बार शुरू की, वहां पर इम्प्रूवमेंट आया, और उसके माध्यम से जो है ये डकैत और चोर, ये सारी चीजों की जो रॉबरी की जो घटनाएं होती थी उनमें भी लगातार कमी आई इस रेगुलेशन और सुधार के माध्यम से। अब द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है अब उसको देख लेते हैं हम लोग। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो संवैधानिक जो इतिहास है उसकी शुरुआत करता है 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट। प्रीवियसली द होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कंसिस्टेड ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो होम गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की उसने कंसिस्ट किया था किसकी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की। द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स वेयर इलेक्टेड एनुअली। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते थे वो प्रत्येक साल चुने जाते थे और प्रैक्टिकली मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के जो जितने भी मामले थे, अफेयर्स थे, उनको क्या करते थे, प्रैक्टिकली जो है मैनेज करते थे। इन इंडिया ईच ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज वेयर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द होम गवर्नमेंट। और इन इंडिया, ये भारत में सिर्फ खाली तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे होम गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी वाज कंडक्टेड बाय गवर्नर एंड काउंसिल। और जो गवर्नमेंट होती थी प्रेसिडेंसी की वो 2 लोगों के माध्यम से गवर्न की जाती थी, गवर्नर और काउंसिल के माध्यम से। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो है डीप में हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छे से डिटेल देख रहे हैं, अभी और भी बाकी है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इन सारी चीजों के चलते क्या हुआ कि ब्रिटिश पावर को जो है इसमें कंपनी के जो अफेयर्स में उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में भी जो है जितने भी व्यापारी थे उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। वहां के जिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन लोगों को जो है प्रिविलेजेस वगैरह इंडिया में दिए गए थे वो वहां पे डे बाई डे जो है अमीर होते जा रहे थे, इसीलिए उन्हें जो है नवाब वगैरह कह के वहां पर चिढ़ाया जाता था। और यही चीज को लेके जो है फिर पार्लियामेंट ने इंटरवीन भी किया उसमें। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए टेरिटोरियल पावर व्हेन इट एक्वायर्ड अ वाइड डोमिनियन इन इंडिया एंड आल्सो द दीवानी राइट्स। और जब डोमिनियन हो गई इंडिया में, जब डोमिनियन हो गई और दीवानी राइट्स जब मिल गए तो क्या हो गया, टेरिटोरियल पावर से जो है बढ़कर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। इट्स अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट ओनली करप्ट बट नोटोरियस। और इसकी जो शुरुआती जो प्रशासन की जो तरीके थे वो सिर्फ खाली भ्रष्ट नहीं थे, उसके साथ ही वो कहीं ना कहीं नोटोरियस भी हो गए थे। नोटोरियस इन द सेंस कि वो जो है जो क्राउन है उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिए थे। When the company was in financial trouble, its servants were affluent। और जब कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है जब एकदम खराब हो गई तो जो उसके सर्वेंट्स थे वो जो हैं अब दूसरी गतिविधियों में भी संलिप्त होने लगे थे। द डिजास्टर फेमाइन विच ब्रोक आउट इन बंगाल इन 77 अफेक्टेड द एग्रीकल्चरिस्ट। और 1770 के पास जब बंगाल में जब बहुत ही भयंकर जो है सूखा पड़ा तो क्या हुआ कि खेतीहर जो लोग थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। एज अ रिजल्ट द रेवेन्यू कलेक्शन वाज पुअर। और इसी के चलते क्या हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन तो जो राजस्व का जो संग्रह किया जा रहा था वो एकदम कम हो गया। इन शॉर्ट द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। और धीमे धीमे क्या हुआ, कंपनी जो है एकदम बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच रही थी, यानी कि उसका दिवाला निकलने वाला था। इन 1773 द कंपनी अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1773 में कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है अप्रोच किया कि हमें जो है आप लोन दीजिए ताकि हम अपनी व्यवस्था को बेहतर कर सकें। इट वाज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड रिजॉल्व द रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिश क्राउन ने और उसने ये कहा कि ठीक है हम आपको लोन तो देंगे लेकिन बहुत सारी चीजें जो है अब हम रेगुलेट करेंगे। इट वॉज अंडर दिस लॉर्ड नॉर्थ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस टाइम लॉर्ड नॉर्थ थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। अपॉइंटेड ए सेलेक्ट कमेटी इन इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और उन्होंने कंपनी की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर नजर रखने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए उन्होंने जो है एक सेलेक्ट कमेटी जो है उसकी नियुक्ति की। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमेटी पाव द वे फॉर इनैक्टमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। और जो इसकी रिपोर्ट जो सबमिट की गई और उसी के रिकमेंडेशंस पे जो है रेगुलेटिंग एक्ट को इनैक्ट किया गया, लागू किया गया।
अब हम लोग प्रोविज़न देख लेते हैं एक्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो प्रोविज़न ऑफ एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविज़न है वो ये है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर to 4 years। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो जितने भी सदस्य हैं उनका जो टेन्योर है, ठीक है, प्रशासन का जो उनका जो कार्यकाल होगा, अब वो 1 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया, ठीक है, 4 साल कर दिया गया। 1/4 ऑफ देम वेयर टू रिटायर एवरी ईयर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर्स वेयर नॉट एलिजिबल फॉर री-इलेक्शंस। और उसमें जो है प्रोपोर्शनली जो है 1/4 लोग जो हैं प्रत्येक साल रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक साल रिटायर हो जाएंगे। और डायरेक्टर्स वेयर नॉट एलिजिबल फॉर री-इलेक्शंस, और उसमें जो भी डायरेक्टर वगैरह होंगे उन्हें जो है दोबारा इलेक्शन लड़ने का या दोबारा चुने जाने का फिर से मौका नहीं मिलेगा। द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज स्टाइल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस वाज अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि फोर्ट विलियम के जो थे उन्हीं की तर्ज पे जो है 5 साल का टेन्योर दे दिया गया। ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज अपॉइंटेड, और 4 लोगों की एक जो है समिति या काउंसिल जो है अपॉइंट की गई असिस्ट करने के लिए, किसे, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक 4 सदस्यीय जो है काउंसिल की नियुक्ति की गई। द गवर्नमेंट वाज टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी, और इसमें जो है फैसले जो है मेजॉरिटी के माध्यम से लिया जाएगा। द गवर्नर जनरल हैड अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, और अगर टाई हो जाता है मामला तो उसमें जो है गवर्नर जनरल जो है कास्टिंग वोट जो है कर सकता है कि फाइनल फैसला क्या लेना है। और फिर उसके बाद जो है तो जैसे कि इसमें कानून बनाया कि द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था और उसे जो है प्रेसिडेंसीज पे जो है सुप्रीम पावर दी गई, खास करके जो युद्ध के मामले वगैरह होते थे उसमें ये दिया गया। युद्ध के मामले में जो है ये सारी चीजें दे दी गई। गवर्नर जनरल को जो है बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उन पे जो है सुप्रीमेसी दे दी गई, सुप्रीम दे दिया गया पावर उनको। अगला ये जो था कि प्रोविजन जो था, प्रोविजन ये था, प्रोविजन वॉज मेड इन एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। और पहली बार जो है इसमें जो है कानूनन तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और उसके 3 जूनियर जज होंगे। इट वॉज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और यह स्वायत्त होगी किससे, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ए रॉयल चार्टर, और इसके पहले जो जज बने थे एलिजा एम्पे जो है इसके जज बने थे। This act was prevented the servant of the company including Governor General, members of his council and the judges of the Supreme Court from receiving directly or indirectly any gift or kind or cash। इस एक्ट ने एक नई व्यवस्था ये शुरू की कि कंपनी के अंदर गवर्नर जनरल, जो भी मेंबर ऑफ काउंसिल है, जजेस और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से कोई गिफ्ट या कैश, एक तरीके की जो ब्राइब की बात हो रही है उस पे जो है पूरी तरीके से कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। आगे है अब हमारा जो फाइनली जो लास्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स, जो इसमें खराबियां अच्छाइयां उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें यह कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इज दैट इट ब्रॉड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। पहली बार क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी नियंत्रण है उसके ऊपर वो पार्लियामेंट के अंदर ला दिया। बिसाइड्स इट्स प्रूव दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड वाज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। लेकिन तब भी जो है जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड था उस टाइम जो है कंसर्न था यहाँ के भारतीयों के कल्याण को लेके। द ग्रेटेस्ट मेरिट्स ऑफ दिस एक्ट इज दैट इट पुट एन इनटू आर्बिट्री रूल ऑफ द कंट्री। और जो कंपनी के जो आर्बिट्री रूल था, मतलब जिस तरीके से जैसा चाह रहे थे वो जिस तरीके से शासन करना चाह रहे थे उसको जो है एंड पे ला दिया, खत्म कर दिया इसने। एंड प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल फ्यूचर इनएक्शंस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसने जो है एक जो फ्यूचर इनएक्टमेंट की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कर दी भारतीय परंपरा में।
यानी कि एक लिखित कानूनी दस्तावेज वाली जो प्रणाली है उसकी शुरुआत हो गई इंडिया में। The main defect of the act was that the Governor General was made powerless because the council which was given supreme power often created deadlocks by overruling his decisions। और इस एक्ट की जो सबसे बड़ी जो डिफेक्ट थी, सबसे जो बुरी चीज जिसे मानी जाती वो ये थी कि गवर्नर जनरल को जो है पावरलेस बना दिया गया। ठीक है, पावरलेस बना दिया गया। पावरलेस इन द सेंस कि जितना भी सुप्रीम पावर थी वो सारी जो है उसको जो है काउंसिल में ट्रांसफर कर दी गई थी, जो 4 सदस्यों की जो काउंसिल बना गई थी, और वो एक तरीके के डेडलॉक की तरह बिहेव करती थी। यानी कोई फैसला भी अगर गवर्नर जनरल लेना चाहे तो वो लोग वोटिंग के माध्यम से ओवर रूल कर देते थे और डिसीजन को पलट देते थे। हाउएवर मैनी ऑफ दीज डिफेक्ट्स वेयर रेक्टिफाइड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और इन्हीं सारी चीजों की जो है सुधार के तौर पे जो है 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यानी पिट्स का जो भारतीय कानून है 1784 का, उसमें वो सारी चीजों को ऐड किया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया या मैं अपने आप में क्या चेंजेस ला सकता हूँ। ठीक है, और जो हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, दरअसल चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर मैं उनको एक पार्ट में ही कवर करूंगा तो वो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। तो जो है आधे आधे में ही कवर करेंगे हम लोग, तो अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगी। और वैसे भी इसके बाद का जो चैप्टर है वो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी पे जो है काम कर रहे हैं, मतलब कि अब से वॉर और युद्ध और जो क्षेत्र का विस्तार जो ब्रिटिशर्स लोगों ने किया, खास करके नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें हम मराठा वॉर, मैसूर वॉर, रोहिल्ला वॉर, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो बी कंटिन्यू विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।